डिस्कस करती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस देख लो, मैं मार्क कर रही हूँ नंबर। क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 6। ये थोड़े से जो मुझे लगता है हल्का सा टफर साइड पे हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे है तो सिंपल से, बट नीड डिस्कशन वंस। 12 क्वेश्चन ले सकते हो आप, 15 और 19 एंड 21 एंड 25, ठीक है। देखो जरा इन क्वेश्चंस को, कॉपी पेन अपने पास रखो और इनको जरा सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंथर के अंदर, कौन सी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंथर के अंदर जो एंजाइम्स और हार्मोन दोनों को सिक्रीट करती है, ठीक है। टैपिटम होता है जो दोनों को सिक्रीट करता है ना, एंजाइम हार्मोन। हाँ, ओके। फाइब्रस लेयर हम किसको बोलते हैं? एंडोथीशियम का दूसरा नाम, ठीक है। टैपिटम का फंक्शन क्या है? सिक्रीशन और न्यूट्रिशन देना। मियोसिस बेस्ट किस में डेवलप्ड होगा? बच्चे मियोसिस तो मदर सेल शो करेगा, तो इन चारों में से मदर सेल कहाँ पे है? 4th ऑप्शन में। साइट क्या होता है? मदर सेल। साइप्रस के केस में जो पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी है, साइप्रस के केस में जो पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी है वो कितनी होगी? बेटे साइप्रस के केस में पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी तो नॉर्मली होगी, फर्क तो बस इतना होता है कि उसमें एक ही पॉलन ग्रेन बनेगा, जिंदा रहेगा माइक्रोस्पोर एक, तो एक ही पॉलन ग्रेन बनेगा। प्लॉइडी तो सेम ही होगी ना जो बाकी पॉलन ग्रेन्स में होती है। क्या बोला? हैप्लॉइड। सो हैप्लॉइड। मैंगो मैंगो के केस में कहते हैं 16 पॉलन ग्रेन बनाने हैं, बताओ कितनी डिविजन्स चाहिए? बेटे मैंगो मतलब नॉर्मल केस आ गया, और 16 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए 4 डिवीजन चाहिए। 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। अच्छा ये देखो क्वेश्चन, ये मैंने पहले भी कराया था, दोबारा बताती हूँ आपको कि मेरे पास एक पॉलन ग्रेन है, इसके 2 सेल होते हैं, एक बड़े वाला सेल होता है, एक छोटे वाला सेल होता है, राइट। अगर बड़े वाले सेल को जनरेटिव ये वेजिटेटिव सेल को लेजर बीम से किल कर दोगे तो पॉलन ट्यूब नहीं बन पाती। बड़े वाला सेल पॉलन ट्यूब बनाता है, अगर उसको किल कर दिया तो पॉलन ट्यूब नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर छोटे वाले सेल को कहते किल कर दिया, फिर क्या होगा? अगर छोटे वाले सेल को किल कर दिया ना, फिर पॉलन ट्यूब तो बनेगी पर उसमें मेल गमीट्स नहीं होंगे, सीधी सी बात है। बड़े वाला पॉलन ट्यूब बनाता है, छोटे वाला गमीट बनाता है। बड़े को किल करोगे पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, छोटे को किल करोगे तो उस पॉलन ट्यूब में गमीट नहीं बनेंगे, ठीक है। हिबिस्कस का जो केस होता है कैसा होता है? स्पेशल केस है, पेंटाकार्पिलरी सनकार्पस कंडीशन है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, एक जो प्रॉपर मेल गमिटोफाइट होता है, एक प्रॉपरली डेवलप्ड जो मेल गमिटोफाइट है, उसमें कितने सेल होते हैं? आपको पता है 3 सेल है और 3 ही न्यूक्लियस होते हैं। किसी को भूल तो नहीं गया कि गमीट भी सेल होता है। सो ये 2 सेल हो गए और एक ये बड़े वाला सेल, 2 सेल ये, 1 सेल ये, तो सेल भी 3, न्यूक्लियस भी 3। अच्छा 100 मेगास्पोर बनाने हैं बेटे, फीमेल में तो एक डिवीजन में एक ही स्पोर बचता है, तो 100 मेगास्पोर बनाने हैं तो 100 डिवीजन करानी पड़ेगी। अनदर पोर्शन आपको पोलॉइडी सबकी आनी चाहिए,
एंटीपोडल सेल की प्लॉइडी हैप्लॉइड, एग की प्लॉइडी हैप्लॉइड, न्यूसेलस की प्लॉइडी होती है 2n, इसकी प्लॉइडी होती है 3n, इसकी प्लॉइडी है 2n, इसकी प्लॉइडी है n, इसकी n और इसकी 2n। तो पूछ रहे हैं कौन सा पेयर है जिसमें दोनों हैप्लॉइड हैं। सो फर्स्ट आंसर आ जाएगा दोनों हैप्लॉइड। प्लॉइडीज मुझे लगता है आपको आनी चाहिए, अदरवाइज सेपरेटली मैं आपको सबकी प्लॉइडीज दिखा दूंगी यहाँ, ठीक है। तो सबकी प्लॉइडीज जो हैं हम सेपरेटली भी देख लेंगे एक बार, ठीक है जी। स्लाइड नंबर 1 इज ओवर। मैं दोबारा बता देती हूँ हमने इसमें क्या क्या डिस्कस किया है। ये हमारे पास है, वेट, हाँ, ये हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन कि कौन एंजाइम और हार्मोन वगैरह बनाता है। टैपिटम बेसिकली काम करेगा। फाइब्रस लेयर किसको बोलते हैं? एंडोथीशियम का नाम है। टैपिटम क्या करता है? सिक्रीशन और न्यूट्रिशन। साइप्रस के पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी क्या है? प्लॉइडियां तो सेम ही है बच्चे, सिर्फ उसमें एक पॉलन ग्रेन बनेगा क्योंकि बाकी 3 माइक्रोस्पोर मर जाते हैं। फीमेल जैसा बिहेवियर होता है। मैंगो में 16 पॉलन ग्रेन बनाने हैं, 4 डिवीजन से 16 बन जाएंगे। और यहाँ बड़ा सेल किल करोगे तो पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी, छोटा सेल किल करोगे तो गमीट नहीं बनेंगे। और एक प्रॉपर पॉलन ग्रेन जब फुली डेवलप्ड होता है तो उसमें 3 सेल होते हैं, 3 न्यूक्लियस होते हैं। 100 फीमेल स्पोर बनाने के लिए 100 डिवीजन रिक्वायर्ड है। हबिस्कस का जो पिस्टल होता है वो पेंटाकार्पिलरी सिनकार्पस होता है। और प्लोइडिस में वो पेयर पूछ रहे हैं हैप्लॉइड कहाँ है, सो फर्स्ट, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और आपको ये मैं दिखाती हूँ, कुछ ध्यान देना सारे जने। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, मटर का केस है और कहते हैं डिप्लॉइड नंबर जो है वो 14 है। बताओ कि 7 क्रोमोसोम किसमें होंगे। बेटे एम्ब्रियो सैक में हैप्लॉइडी होती है ना, तो एग में 7 होंगे, सनर्जिड में 7 होंगे, पोलर न्यूक्लियाई 7 का होगा, एंटीपोडल 7। सो आप बस याद रखो कि हैप्लॉइड कौन कौन है। एग हैप्लॉइड होता है, सनर्जिड हैप्लॉइड होते हैं, एक सिंगल पोलर न्यूक्लियाई जो होगा वो भी हैप्लॉइड होगा। हाँ, अगर ये फ्यूज कर गए फिर तो डिप्लॉइडी आ जाएगी, पर सिंगल तो हैप्लॉइड होगा। एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड, सो सब हैप्लॉइड है। अब कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? फिर सनर्जिड आ जाएगा। कॉलर लाइक आउटग्रोथ जो लीची में होती है उसका नाम क्या होता है? एरल। एटेगमिक कंडीशन का मतलब होता है इंटेगुमेंट का ना होना। और फिर अगर हम यहाँ आगे थोड़ा सा चलें तो 35 क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे करके देखो सारे जने। 35 क्वेश्चन आंसर मुझे दो। फॉर्मूला आपको पता है कौन सा लगाना है? ठीक है ना बच्चे? फॉर्मूला पता है कौन सा लगना है? फॉर्मूला लगना है 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड। नंबर ऑफ सीड कितने हैं? 1000। सो आपका आंसर आ जाएगा 1250। ठीक है, ऐसे वाला क्वेश्चन मैं आज आपको सिखाऊंगी। बस ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है जो आज हमने सीखना है। ऑब्ट्यूरेटर किसका आउटग्रोथ होता है? या तो वो प्लेसेंटा से अराइज करता है या फनिकल से अराइज करता है। सो ईदर फनिकल और प्लेसेंटा। सो आंसर आएगा 1 और 2। ये देखो, अब देखो भाई, सेल डिवीजन में इसीलिए बार बार कहती हूँ अपनी ब्रश अप करके रखो। सेल डिवीजन पे अगर आपने 15-20 मिनट लगा के उसको रिवाइज नहीं करा हुआ तो फिर नुकसान ज्यादा होगा। सो बेटर है 15-20 मिनट लगा के उसको रिवाइज कर लो अगर नहीं किया अभी तक तो। फॉर एग्जाम्पल, मियोसिस 2 स्टेप में होता है। एक को बोलते हैं मियोसिस 1 और एक को बोलते हैं मियोसिस 2। रिडक्शन कहाँ पे होती है? 1 में। सो कौन रिडक्शनल डिवीजन है? 1। और कौन इक्वेशनल डिवीजन है? 2। 1 में रिडक्शन होती है, 2 में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, 1 में घटता है, आधा हो जाता है। ठीक है, तो अब वो पूछ रहे हैं भी ये एक प्रोसेस दिखाया नीचे, ये इसके स्टेप्स बताए हुए हैं, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6। बताओ रिडक्शन कहाँ हुई है? तो ऑफ कोर्स बच्चे, ये मियोसिस 1 है, ये मियोसिस 2 है, तो रिडक्शन तो हमेशा मियोसिस 1 में ही होती है। तो स्टेप नंबर 1 में रिडक्शन होगी। ये आप हमेशा याद रखो, मियोसिस जिनको अच्छे से आता है उनको ये चीज पता है, रिडक्शन मियोसिस 1 में होता है। तो स्टेप नंबर 1 जो है इसमें रिडक्शन होगा, आगे नहीं। आगे बढ़ते हैं।
ये जो है ना, अच्छा कुछ चीजें अगर बीच में दिखाई देती हैं, हमने उनका रेफरेंस नहीं लिया तो वो रिक्वायर्ड नहीं है, वो आगे धीरे धीरे कवर होती रहती हैं। जैसे यहाँ एंडोस्टोम नहीं पढ़ना आपने, ऐसे ही यहाँ एक मोजेक एंडोस्पर्म दिया हुआ है, वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे जेनेटिक्स में कवर हो जाएगा। छल्ली होती है ना, तो छल्ली के दाने का कुछ हिस्सा पीला होता है, कुछ व्हाइट होता है नीचे वाला, ये मोजेक एंडोस्पर्म है, पर धीरे धीरे सब कवर हो जाएगा जब टाइम आएगा तो, ठीक है। और एक चीज ये याद रखना कि जो पोलन ग्रेन की मूवमेंट, पोलन ट्यूब की जो मूवमेंट होती है ना, ये कीमोट्रॉपिक लेनी है, कीमोटैक्टिक नहीं ले लेनी। कीमोटैक्टिक में पूरी बॉडी मूव करती है, यहाँ मुझे बताओ पूरी बॉडी थोड़ी मूव कर रही है, यहाँ तो सिर्फ पोलन ट्यूब एक हिस्सा मूव कर रहा है। सो दिस इज नॉट कीमोट्रॉपिक, दिस इज नॉट कीमोटैक्टिक मूवमेंट, इट इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये चीज याद रहेगी। कीमोटैक्टिक मन में कराई हुई है मैंने आपको, जब एक पूरा मेल गमीट यानी पूरी बॉडी मूव करती है, याद आया, आर्किगोनिया उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पूरी बॉडी वो मूव कर रही थी। जब पूरी बॉडी मूव करती है ना, वो कीमोटैक्टिक होता है, वो कीमोटैक्टिक है। मुझे बताओ क्या यहाँ पूरी बॉडी मूव करती है? ये तो स्टिग्मा पे ही रह गया, सिर्फ उसका एक पार्ट मूव करता है। सो दिस इज नॉट कीमोटैक्टिक, दिस इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, याद रखना इस चीज को। अनदर थिंग, very very important question, हाँ जी। एक और चीज है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करना सीखो। एक टर्म होती है एम्ब्रियोलॉजी और एक टर्म होती है एम्ब्रियोजेनेसिस। दो टर्म्स हैं, एम्ब्रियोलॉजी और जेनेसिस, दोनों में फर्क है। जब आप एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हो ना, तो जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। लेकिन जब आप एम्ब्रियोलॉजी कहते हो तो सारा चैप्टर है इसमें, स्पोर कैसे बना, गमीट कैसे बना, फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, एम्ब्रियो कैसे, तो ये पूरा चैप्टर एम्ब्रियोलॉजी का चैप्टर है। सो व्हेन यू से एम्ब्रियोलॉजी तो पूरी इवेंट्स आएंगी, स्पोर बनना, गमीट बनना, फर्टिलाइजेशन। व्हेन यू से एम्ब्रियोजेनेसिस तो सिर्फ एम्ब्रियो बनेगा। सो अगर आपसे यहाँ कोई पूछे कि एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो ये सारा कुछ आएगा, स्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोलॉजी पूछिए ना ये वाली, तो सारा कुछ आएगा। बहुत फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंडिया के जो वर्ल्ड फेमस हैं, पी महेश्वरी, ठीक है। तो इस स्लाइड को सारे जन एक बार दोबारा देखो, इसमें मैंने क्या क्या बताया। अगर मटर में 2n14 है तो आपने बताना आधे किसमें होंगे बेटे। हैप्लॉइड कौन कौन होता है? एग हैप्लॉइड होता है, सनर्जिड हैप्लॉइड होता है, एक सिंगल पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होता है, एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होता है, तो उन सब में 7 क्रोमोसोम होंगे, तो सनर्जिड आंसर आ जाएगा। लीची में आपको पता है इरिल बनता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान से सुनना, फॉर्मूला 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड्स है, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर उस सॉरी 1000 आ जाएगा, सो 5/4 इंटू 1000, सो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ऑप्ट्यूरेटर किस किस का आउटग्रोथ होता है? या तो वो प्लेसेंटा से निकलता है या वो डंडी से निकलता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, ये मियोसिस है, और मियोसिस में हमेशा चीज याद रखना कि मियोसिस 1 में रिडक्शन होती है, 2 में नहीं। तो यहाँ स्टेप नंबर 1 में रिडक्शन होगी, आगे किसी में रिडक्शन नहीं होगी, 1 में ही होगी, मियोसिस 1 में ही रिडक्शन होती है। फिर उसके बाद जब पूरी बॉडी मूव करे तो वो कीमोटैक्टिक था। अब क्या पोलन ट्यूब जब बनती है तो पूरी बॉडी मूव करती है? क्या पोलन ग्रेन ही अंदर चला जाता है? नहीं ना, वो तो अपनी जगह पे लैंड हुआ है, बस उसने एक पार्ट उसका ग्रो करना है। तो यहाँ बॉडी नहीं ग्रो करती, बॉडी का एक पार्ट ग्रो करता है। सो दिस इज नॉट कीमोटैक्टिक मूवमेंट, दिस इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, रिमेंबर दिस थिंग, ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है। आगे बढ़ते हैं, और ये वाला हमने करा कि एम्ब्रियोलॉजी और एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या फर्क है। बड़े आराम से आप इसको याद कर सकते हो, एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, और सारा चैप्टर जो है वो एम्ब्रियोलॉजी का है। और फेमस एम्ब्रियोलॉजिस्ट इंडिया के जो वर्ल्ड फेमस है, पी महेश्वरी, ठीक है। अच्छा जी, सो इस पेज के ऊपर आपके क्वेश्चन थे 1 से लेके 51 और फिर एक 54 था, ठीक है। अब जरा आगे वाले क्वेश्चन देख ले। आगे वाले क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं, जहां तक मुझे याद है 91 से। यहां से देखो, 91 से लेके
98 तक क्वेश्चन ऑब्जर्व करो सारे जने, 91 से 98 तक। क्वेश्चन नंबर 91 को देखो, ये आपको पता फ्लावर की डायग्राम है, हमने बहुत बार डिस्कस करी हुई है। 92 पे आते हैं। ये देखो, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये तो करेक्ट नहीं है कि स्टेमन की लेंथ हर फूल में बराबर होती है, बेटे बहुत ज्यादा वेरी करती है ना। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें सही पूछा उन्होंने तो ए और बी आएगा। ठीक है, बोथ हियर ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब मैंने स्टेटमेंट वाइज, कल हमने आरपीएस में भी इनको बार बार पढ़ा, तो ये सब एनसीईआरटी की लाइंस है। ये देखो देखो, जैसे एंथर जब यंग होता है तो स्पोरोजिनस टिश्यू उसके सेंटर में ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये एनसीईआरटी की है। सो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट अगर पहचानने में दिक्कत हो रही है तो एनसीईआरटी इसका मतलब अभी वीक है, समझ रहे हो। अच्छा, मैं मेन पे आती हूँ। ये बहुत इजी क्वेश्चंस है जो आप बाकी देख रहे हो, इस क्वेश्चन पे मेनली आते हैं। 92 के सामने 98 है। ये दो क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़ी डिस्कशन मांगते हैं। सो 98 को देखो, याद करो ये डायग्राम हमने कॉपी पे करा था और सीक्वेंस देखना है बस। पहले न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल अपेयर होके न्यूक्लियस को पुश कर देती हैं, नंबर 2 स्टेप आ गया। फिर सेल डिवीजन होती है एसिमेट्रिक स्पिंडल से, और फिर एक बड़ा और एक छोटा सेल बनता है, ऐसे है ना। तो पहले न्यूक्लियस है, धक्का मार के साइड पे हो गया, फिर उसका स्पिंडल बना, फिर एक बड़ा और एक छोटा सेल बना। तो सीक्वेंस क्या आएगा? इट इज ए, देन सी, देन डी एंड बी। ठीक है ना। सो इट इज ए, देन सी, then D and then B. So answer आ जाएगा ACDB. ठीक है, so this would be the answer. So एक मैं आपको नंबरिंग बता देती हूँ और वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर और कौन कौन से हैं। so अभी तक हमने 1 to 51 करा था, अब 91 से लेके 100 तक है। so देख लें एक बार 100 तक सारे। 100 वाला ये भी बहुत बार करा। 100th क्वेश्चन जो है ये देख लो, आपको फॉल्स बताना है वायबिलिटी पीरियड के लिए। ये बच्चे फॉल्स है, कहते हैं राइस और व्हीट में 30 घंटे की वायबिलिटी होती है। 30 घंटे की नहीं, 30 मिनट की, बाकी सब सही है। सो 91 से 100 तक इस पेज में है। आगे बढ़ते हैं। 134 से 91 से लेके 110 तक है। मैंने 100 लिखा ना, 110 तक। तो 110 तक सारे देख लो, ये सब किए हुए हैं बार 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 बार। जैसे क्रायो प्रिजर्वेशन याद कर लो, कब होती है? -196 डिग्री पे। ये डायग्राम मैंने कल भी कराई थी, ये भी करी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखना, एक मिनट, 105 देखना सारे जने। आपको इनकरेक्ट बताना है। कहते जो मदर सेल है ना, वो माइक्रोपाइल की तरफ पैदा होता है, बिल्कुल सही। उसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होता है, बिल्कुल सही। फिर वो मियोसिस करेगा, बिल्कुल सही। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर कहते हैं मियोसिस करके ना 6 मेगा स्पोर बना लेगा, ये इनकरेक्ट है, 4 आने चाहिए। सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है ना। सो ऐसे मुझे नहीं लगता आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है 110 तक। ठीक है जी, ये पोलॉइडीज का मैं अलग से भी आपको एक बता देती हूँ। और 110 तक आई डोंट फील, ये सब एम्ब्रियो सैक के क्वेश्चन है। जिसको एम्ब्रियो सैक आता है वो किसी भी लाइन पे यहाँ फंसेगा नहीं। ठीक है, सो 91 से 110। फिर बच्चे 110 के बाद 134 से लेके 138 है। 134 से शुरू हो जाए हम और 138 तक आएगा।
इसमें मुझे देख लेने दो कोई, हाँ इसमें मुझे जो लगता है ये सब पढ़ाया लाइन टू लाइन पढ़ा हुआ है हमने। जो मुझे लगता है 137 क्वेश्चन एक बार जरूर देखना चाहिए। 137 में लिखा है कि जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है ना, जो मैंने कल भी समझाया भाई, पेरीफ्री पे चले जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, वैक्यूल उनको पुश कर देती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा, ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा सुनो, कहते एंड में जाके सेल वॉल बनेगी, बिल्कुल सही। सो एंड में सेल का प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल सही। फिर कहते हैं कोकोनट वाटर न्यूक्लियर की एग्जांपल है, बिल्कुल सही। फिर कह रहे हैं न्यूक्लियाई का नंबर कांस्टेंट रहता है, ये हमने बार बार, इसलिए मैंने इतना जोर दिया था क्योंकि असाइनमेंट का क्वेश्चन था। न्यूक्लियाई का नंबर कांस्टेंट नहीं होता, कितने न्यूक्लियाई बनेंगे ये प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज, ठीक है ना, वेरी करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर रिमेन सेम, नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म्ड वेरी, ठीक है। सो ये गलत है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। बाकी आई डोंट फील आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। नंबर बता देती हूँ दोबारा, 134 से लेके 138 तक है। एंडोस्पर्म आपको पता है कभी कभी पूरा कंज्यूम हो जाता है, कभी कभी बच जाता है। जिसमें कंज्यूम हो जाएगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होंगे, जिसमें बच जाएगा वो एंडोस्पर्मिक सीड होंगे। मोनोकॉट के सीड अक्सर एंडोस्पर्मिक होते हैं। बाकी मैंने एग्जाम्पल बोला था ना याद करने के लिए, ठीक है। अब मुझे लगता नहीं एंड तक टाइम बचेगा क्योंकि एक क्लास मेरी हो गई, उसमें टाइम नहीं था तो मैं नहीं करा पाई। सो आपको भी नहीं कराऊंगी, ठीक है। तो एंडो नॉन एंडो वैसे तो कराया हुआ है मैंने, +1 वाला ही है, पर रिपीट नहीं करा पाई मैं। सो उसको छोड़ दो, अभी एग्जाम्पल छोड़ दो। हाँ इतना याद कर लो कि एंडो नॉन एंडो क्या होते हैं। एंडोस्पर्मिक होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म बचा रहेगा, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं जिसमें कंज्यूम हो जाएगा सारा एम्ब्रियो, सारा चटम कर जाएगा उसको। मोनोकॉट अक्सर एंडोस्पर्मिक होते हैं और डाइकॉट अक्सर नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनको अल्ब्यूमिनस, एक्सअल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। बाकी एग्जाम्पल अभी छोड़ सकते हो आप, टेस्ट के बाद करवाऊंगी, रिपीट करवाऊंगी एग्जाम्पल्स को। अच्छा एक मिनट। सो हमारे पास अब आगे आ जाएगा, मैं एक मिनट लिख लूं, 165 आप भी लिख लो, 166, 167, 169 से लेके 173, ये देख लो आप, नंबर नोट करके ना एक बार क्वेश्चंस देख लो, ये सब अटेम्प्ट किए हुए हैं आपने, कुछ छूट तो नहीं गया। और फिर 178, 179, 183, 185, 186, 188, 189 एंड 192। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, कहते हैं स्टाइल और स्टिग्मा का डेवलप होना, ठीक है, स्टाइल और स्टिग्मा का डेवलप होना, ये थोड़ी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है। और मेल गमीट का बनना, तो हमें पता है कि कुछ केसेस में मेल गमीट पहले ही बन चुके होते हैं। सो ये भी अप्लाई नहीं हो रहा, ये भी नहीं अप्लाई हो रहा। सो सुनो ध्यान से, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कहते हैं क्या ए आएगा, स्टाइल और स्टिग्मा का बनना। बेटे ये तो कब का हो गया होना, जब फूल पैदा हुआ होगा बेचारा तभी उसने स्टाइल स्टिग्मा, ये थोड़ी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन था। और फिर कहते हैं गमीट का बनना, ठीक है, बिल्कुल, कई बार गमीट स्टिग्मा पे ऊपर गिर के बनता है, बट आपको पता है कई केसेस में वो पहले भी बन चुका होता है। सो ये भी अप्लाई नहीं होगा। सो आंसर आएगा BC। सो BC करेक्ट, सो BC इज करेक्ट। और मुझे नहीं लगता और किसी क्वेश्चन में, जितने भी मार्क मैंने करे हैं, कहीं भी आपको दिक्कत हो सकती है। एक ये देख लो, 167 क्वेश्चन देख लो। जो एक फूल होता है उसमें बाहर से अंदर की तरफ कौन सी वर्ल है? तो बेटे पहले कैलेक्स आएगा, फिर करोला आएगा, फिर एंड्रोशियम आएगा, फिर गाइनोशियम आएगा। सो बाहर से अंदर की तरफ पहले सेपल है, फिर पेटल है, फिर स्टेमन है, फिर कार्पल है। और आपको कोई सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल के लिए टेक्निकल टर्म पूछे तो भूल तो नहीं गए, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 4 जनरल टर्म्स होती हैं। जब आप सेपल बोलते हो या पेटल्स बोलते हो या कार्पल बोलते हो, स्टेमन बोलते हो, है ना, तो ये नॉर्मल टर्म्स होती हैं। लेकिन इनका टेक्निकल नाम कभी मत भूलना। सेपल का टेक्निकल नाम होता है कैलेक्स, पेटल की पूरी वर्ल को टेक्निकली क्या बोलते हैं? करोला, कार्पल की
टेक्निकल नाम है गाइनोशियम और स्टेमन का टेक्निकल नाम है एंड्रोशियम। तो ये इस तरफ जो मैंने लिखे हैं ये चारों टेक्निकल नाम है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई पौधा डायोशियस है, हाँ आ गया वो क्वेश्चन जो मैं कह रही थी। 180 क्वेश्चन देखो, कहते हैं एक पौधा ना डायोशियस है। डायोशियस क्या होता है भला? मेल पौधा अलग, फीमेल पौधा अलग, मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग। सो मुझे बताओ कि क्या हमें यहाँ इमेस्क्युलेशन करना पड़ेगा? उसके पास स्टेमन ही नहीं है तो निकालना किसको है? सो कहा यहाँ पे कौन सा स्टेप इररिलेवेंट हो जाएगा? इमेस्क्युलेशन। जब वो फीमेल फ्लावर है, जब उसमें स्टेमन है ही नहीं है, तो फिर स्टेमन को निकालना क्या है? समझ रहे हो? तो यहाँ कौन सा स्टेप है जो इररेलेवेंट हो जाता है? दैट इज इमेस्क्युलेशन। करने की जरूरत ही नहीं, स्टेमन है ही नहीं उसके पास। बस फिर घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं और ये हमारा असाइनमेंट हो गया। और कोई डाउट किसी का? नंबर मैंने बता दिया, अपना टाइम लेके पहले देखो। जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे एक बार देख लेना कि इन्हीं के नंबर्स के बीच में है वो, मतलब आगे वाले टेस्ट का नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने नंबर लिखवा दिया। अब इसमें इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। संजीत ध्रुव बोलो। आरपीएस का एक डाउट था, वो बात में। आरपीएस का बाद में, अभी मैं स्लाइड दिखा रही हूँ आरपीएस की, फिर पूछना। ठीक है जी, करें असाइनमेंट को बंद। फीमेल पार्ट एक कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है और ये फीमेल पार्ट कॉम्प्लेक्स जो प्रोवाइड करता है इसको कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल का कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इसका अमाउंट बढ़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है, नहीं तो पॉलन ट्यूब अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएगी। और केमिकल की हेल्प से अगर कोई ग्रो करे तो वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। बस याद रखो वो केमिकल कौन से है, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल का कॉम्प्लेक्स। इनोसिटोल अल्कोहलिक शुगर है, ठीक है, और ब्रोन बड़ा जरूरी है। ये सारे बड़े जरूरी हैं, सबका अपना अपना रोल है। कैल्शियम भी चाहिए, ब्रोन भी चाहिए, ये वाली शुगर भी चाहिए। आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर मान लो बोरॉन नहीं होगा तो पोलन ट्यूब अपने ठिकाने पे पहुंचने से पहले ही फट जाएगी, ठीक है ना। सो ये कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो सक्सेसफुली पोलन ट्यूब अपने ठिकाने पे नहीं पहुंच पाएगी। और केमिकल की हेल्प से ग्रो करना किसी बॉडी के पार्ट का, उसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ये आरपीएस की कल की स्लाइड्स हैं, दोबारा दिखा देती हूँ। आरपीएस मैंने कल दिखा दिया था, जो जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो इस स्लाइड पे लिखा हुआ है। ये हमने स्टेमन डिस्कस करा था, ये एंथर लोब्स हैं, ये फिलामेंट है, ये प्रॉक्सिमल एंड है। प्रॉक्सिमल एंड इज ईदर कनेक्टेड टू द थैलेमस और इट इज कनेक्टेड टू द पेटल। ये बेटा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है। इसको पॉलीगोनम में पहली बार स्ट्रॉसबर्गर ने डिस्कवर किया था। स्ट्रॉसबर्गर का नाम सुना ना आपने, जिन्होंने सिनगैमी डिस्कवर करी थी। स्ट्रॉसबर्गर जिन्होंने सिनगैमी डिस्कवर करी थी, उन्होंने ये एम्ब्रियो सैक पॉलीगोनम में पहली बार ढूंढा था। पॉलीगोनम में इस एम्ब्रियो सैक को पहली बार ढूंढने वाले साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्गर थे, तो इसलिए इसको मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं, पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक भी कहते हैं। समझ गए? और आपको कल मैंने क्या समझाया था कि इनकी न्यूक्लियाई की अरेंजमेंट को देखो, 3 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई, 3 न्यूक्लियाई। सो हम इसको 3+2+3 अरेंजमेंट भी बोलते हैं। सो मैं रिपीट कर रही हूँ, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक हॉफ मिस्टर ने डिस्कवर किया था। साइंटिस्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इसको हॉफ मिस्टर ने डिस्कवर किया था, पर पॉलीगोनम में इसकी डेवलपमेंट जो है ना पहली बार कंप्लीटली वो सब स्ट्रॉसबर्गर ने, सो पॉलीगोनम में इसको स्ट्रॉसबर्गर ने ढूंढा था।
मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या हम इस अरेंजमेंट को 3+2+3 अरेंजमेंट बोल सकते हैं? बिल्कुल। 3 न्यूक्लियाई एक तरफ, 3 एक तरफ, 2 एक तरफ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्पर्मेटोफाइट वर्ड अगर कहीं एनसीईआरटी में या कहीं भी असाइनमेंट आरपीएस में आ जाए तो स्पर्मेटोफाइट के बारे में याद रखना कि जिम्नो एंजियो दोनों को, जो भी सीड प्लांट होते हैं ना उनको स्पर्मेटोफाइट कहते हैं। सीड प्लांट कौन कौन से होते हैं? जिम्नो और एंजियो। और क्वेश्चन पूछा है आरपीएस का कि बताओ इनके पॉलन ग्रेन में क्या होता है? मेल गैमीट्स होते हैं। ऑफ कोर्स पोलन ग्रेन मिलती होंगे। सो सम अप कर रही हूँ, स्पर्मेटोफाइट का मतलब है सीड प्लांट्स, और सीड प्लांट के पोलन ग्रेन में गमीट्स होते हैं। कैसे बनते हैं? एक मियोसिस से, दो माइटोसिस से। और वहीं अगर आपको फीमेल पार्ट में पूछा जाए कि एंड तक कितनी डिविजन्स हुई हैं, तो एक मियोसिस और 3 माइटोसिस। ठीक है, फटाफट देखो। मेल पार्ट में क्या आपने मुझे आंसर बताया था कि एंड तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ है? एक मियोसिस, 2 माइटोसिस। अब यही काम जब फीमेल में होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगागमेटोजेनेसिस, है ना, जैसे यहाँ गमीट बना, ये गमीट बनेगा। तो यही काम जब फीमेल में होता है तो डिवीजन क्या होती है? एक मियोसिस और 3 माइटोसिस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब कभी अव्यूल पलटियां खाता है, रोटेट करता है एट सम एंगल्स, तो उसका फनिकल बॉडी के साथ फ्यूज करता है, इंटेगुमेंट के साथ फ्यूज करता है, ये रिज होती है। और ये सबसे ज्यादा क्लैरिटी से लंबी सी रिज आपको एनाट्रोपस में ही दिखेगी। जो भी अव्यूल पल्टी खाएगा उसमें रिज बनने के चांसेस हैं, है ना, फनिकल बॉडी से फ्यूज कर सकता है, पर सबसे प्रोमिनेंट रिज लाइन की फॉर्म में हमें एना में दिखाई देता है। जाइगोट वाइटल लिंक है अगली और पिछली जनरेशन का, पिछली जनरेशन से बनता है, अगली को बनाता है। ठीक है जी, तो अगली और पिछली जनरेशन का लिंक है। ये अपनी कॉपी पे नोट करो फटाफट। ये सबकी पोलॉइडीज आगे बच्चे फटाफट नोट कर लो। ठीक है बच्चे, सो ओव्यूल की पोलॉइडी 2n होती है, इंटेगुमेंट की पोलॉइडी 2n होती है, न्यूसेलस की पोलॉइडी, ये सब डिप्लॉइड है जो बाहर दिखाई दे रहा है। स्टेमन, कार्पल, ओव्यूल, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट सब डिप्लॉइड है। आपको पता है ये मेयोसिस से बना है, सो ये हैप्लॉइड होएगा। तो इसके अंदर की चीजें हैप्लॉइड होती हैं, जैसे कि एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल। पोलर न्यूक्लियाई अगर तो फ्यूज नहीं करे फिर तो वो भी हैप्लॉइड होंगे, पर अगर वो फ्यूज कर गए फिर वो डिप्लॉइड हो जाएगा। टेक क्या होता है? ट्रिप्लॉइड। और एक नॉर्मल पौधा जिम्नो एनजीओ का क्या होता है? डिप्लॉइड। तो उसका पत्ता, रूट, स्टेम, फ्रूट सब क्या होते हैं? डिप्लॉइड। तो ये पोलॉइडीज जो है ना, ये बिल्कुल दिमाग लगा के करनी होती हैं। ऑफकोर्स जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है उसको कभी भी पोलॉइडी लेवल में दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सम अप कर रही हूँ, स्टेमन, कार्पल, ओव्यूल, स्परेंजिया सब डिप्लॉइड है, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट सब डिप्लॉइड है। जो यहाँ मियोसिस से बना है वो तो हैप्लॉइड ही होगा ना, तो उसमें सब कुछ हैप्लॉइड होता है, एग भी, सिनर्जिड भी, एंटीपोडल भी, पोलर न्यूक्लियाई भी। पर हाँ, अगर ये फ्यूज कर गए फिर डिप्लॉइड होंगे। टेक डिप्लॉइड है। और एक नॉर्मल पौधा जिम्नो एनजीओ का डिप्लॉइड होता है, सो उसका लीफ, रूट, स्टेम सब डिप्लॉइड है। वैसे जब पॉलन ट्यूब मूव करती है तो न्यूक्लियस आगे और गमीट पीछे होते हैं, पर एंड पे पहुंच के गमीट आगे और न्यूक्लियस पीछे रह जाता है। समझ गए हो? वैसे गमीट ये न्यूक्लियस आगे और गमीट पीछे होते हैं, पर बिल्कुल एंड पे पहुंच के गमीट आगे हो जाएंगे, न्यूक्लियस पीछे रह जाएगा, एंड यू नो देन इट विल डीजनरेट। ठीक है, if the ploidy of female plant, note it down please, note करो इसको फटाफट नोट करो, ये क्वेश्चन है जो आप लोगों का रहता है, जल्दी से।
हाँ जी, एक फीमेल पौधा है। पहले आप देखो नॉर्मल पौधे में क्या होता है, 2n होता है, ठीक है ना। तो एग की पोलॉइडी क्या होती है, n, और मेल गमीट की पोलॉइडी भी क्या होती है, n, है ना। नॉर्मली अभी तक हमने ऐसे ही पढ़ा बेटे कि पौधे डिप्लॉइड होते हैं और उनके जो गमीट बनते हैं वो आधे हैप्लॉइड होते हैं, पर ये अबनॉर्मल केस है। यहाँ पौधे डिप्लॉइड नहीं है, एक 6n है, एक 4n है, तो उनके गमीट भी फिर इसका 3n होगा, इसका 2n होगा। समझिए, ये बात पहले समझ आती है आपको। एक नॉर्मल पौधे में 2n मेल होता है, 2n फीमेल होता है। अभी मैंने क्या बोला आपको कि जिम्नो एनजीओ के पौधे डिप्लॉइड होते हैं, पढ़ा ना हमने, ये जिम्नो एनजीओ के पौधे डिप्लॉइड है। तो नॉर्मल केस में जब पौधे डिप्लॉइड होंगे तो जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो हैप्लॉइड होएगा, उसके अंदर जो एग है वो भी हैप्लॉइड होएगा, और जो मेल गैमीट बनते हैं पोलन ग्रेन के अंदर वो भी हैप्लॉइड होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही पढ़ा था हमने। बट अब हमारे पास एक अब नॉर्मल केस है। इस केस में ये हेक्साप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड है। इसका मतलब एम्ब्रियो सैक आधा कर लो 3n, और मेल गमीट भी आधा कर लो 2n, यानी कि एम्ब्रियो सैक होगा 3n। ये देखो एम्ब्रियो सैक क्या है, 3n, इसका एग भी 3n होगा, इसके पोलर न्यूक्लियाई भी 3n होंगे। ऑफ कोर्स जब एम्ब्रियो सैक 3n है तो ये सब 3n होगा। ये 2n है, बस डबल फर्टिलाइजेशन करा दो, इसको इससे जोड़ दो, एम्ब्रियो 5n होगा, और एंडोस्पर्म को जोड़ दो, 3 3 6 और 2, एंडोस्पर्म 8n होगा। आंसर लिख लो पहले। ठीक है बेटा, आपने नोट कर लिया सबने? एक क्वेश्चन मुझे और याद आ गया है, आरपीएस का क्वेश्चन है कि कौन सी कंडीशन ज्यादा एडवांस मानी जाती है। यूनिटेग्मिक होता है बच्चे। बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जब आप देखते हो कि कोई चीज एडवांस है कि प्रिमिटिव है, और उसके अकॉर्डिंगली यूनिटेग्मिक कंडीशन को ज्यादा एडवांस माना गया। ठीक है जी, चलो मैं काम करती हूँ, आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखो एम्ब्रियो सैक ट्रिप्लॉइड है, बना के दिखाती हूँ। ये देखो एम्ब्रियो सैक ट्रिप्लॉइड है, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो एग होगा वो भी ट्रिप्लॉइड होगा। ये ट्रिप्लॉइड हो गया। अच्छा, पोलर न्यूक्लियाई भी क्या होंगे बच्चे, ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, है ना। चलो कहानी खत्म, अब पीछे चलते हैं वापस। मेल गमीट डिप्लॉइड है, 2 मेल गमीट बना देती हूँ मैं डिप्लॉइड वाले। ये मैंने 2 मेल गमीट बना दिए डिप्लॉइड वाले, है ना। चलो अब आगे क्या करना है, जोड़ना ही है इनको, डबल फर्टिलाइजेशन करानी है। इसको इससे फ्यूज करा दो, इसको इनसे फ्यूज करा दो, प्रोडक्ट देख लो। हाँ, इसकी प्रोडक्ट देखें, 3 और 2 क्या बनेगा, 5n। सो आगे चल के जो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो क्या होगा, 5n। और यहाँ प्रोडक्ट देखें, 2 + 3 + 3, 3 3 6 और 2 8। इसका मतलब जो एंडोस्पर्म डेवलप होगा वो 8n होगा। सो ऐसे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। एक और क्वेश्चन असाइनमेंट में ऐसा दिया हुआ है, एंड जस्ट गो थ्रू दैट, ठीक है। ठीक है, अब आपको ना एक पीडीएफ में ना कुछ और भी एडिशनल 1-2 चीजें मिलेंगी, ठीक है। वैसे ये कट गई थी, पर मेरे ख्याल से वो पुराना पेज एक आपको मिल गया, सो हम रिस्क नहीं लेंगे। जो दिया हुआ है आपको प्रोवाइडेड है वो तो हमने सारा करना ही है। सो एक बार मेरी बात को ना ध्यान से सुनना। टैपिटम 2 तरीके का होता है, एक लिखना नहीं, अमीबॉइड इन्वेसिव पेरिप्लाज्मोडियम या सेक्रेटरी ग्लैंडुलर और पैराइटल। ये टैपिटम 2 तरीके के होते हैं। एक क्या करता है कि अपनी जगह पे बैठे बैठे सिक्रीशन भेजता रहेगा, अपनी जगह पे हिलेगा नहीं, अपनी जगह से टूटेगा नहीं, अपनी जगह से बैठे बैठे सिक्रीशन भेजेगा। ये ज्यादा कॉमन होता है, नाम है इसका सिक्रीटरी टैपिटम। अपनी जगह पे बैठे बैठे सिक्रीशन भेजता रहेगा। और एक होते हैं कि ये टूट फूट के मांस बनाते हैं अमीबा जैसा, और वो अंदर जाके नरिशमेंट देता है। सो टैपिटम 2 तरीके के हैं। भाई कहानी बड़ी सिंपल है कि टैपिटम 2 तरीके से काम करता है, या तो वहीं बैठा बैठा सिक्रीशन भेजता रहेगा अंदर, या फिर टूट फूट के मांस बना के अंदर चला जाएगा और सिक्रीशन दे देगा। ये होता है सिक्रीटरी, ये होता है अमीबॉइड या इन्वेसिव, क्योंकि अमीबा जैसा मांस बनता है, ये ज्यादा कॉमन है।
अब ये बेचारा तो शुरू में ही टूट फूट गया। अब कहानी ये है कि ये कभी नहीं टूटेगा, हम कह रहे हैं ये हिलता नहीं अपनी जगह से, ये टूटेगा जब बुढ़ा हो जाएगा, है ना, जब अंदर टेट्राड टूटराड प्रॉपरली डेवलप हो जाएंगे, इसकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, तब ये भी टूट जाएगा, बट शुरू में नहीं टूटेगा, ये शुरू से ही टूट जाता है, मास बनाता है, अंदर जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ज्यादा कॉमन कौन सा है, सिक्रेटरी टैपेटम, नोट कर लो इसको कॉपी पे। करिए प्लीज। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेल डिवीजन पढ़ी है सबने, सेल डिवीजन अच्छे से पढ़ी हुई है, अब मैं अज्यूम कर ली हूँ, अब आप देख लो कि अगर आपने नहीं पढ़ी तो कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि बार बार सेल डिवीजन का रेफरेंस आ रहा है। ध्यान से सुनना। आपको पता है दो तरीके के टेट्राड होते हैं, है ना, दो तरीके के टेट्राड होते हैं, एक आइसोबैलेट्रल, मैं बना के दिखाती हूँ, आइसोबैलेट्रल हमने ऐसे पढ़ा था, है ना, ये आइसोबैलेट्रल है, और एक होता है टेट्राहेड्रल, जिसमें 3 आगे से स्पोर दिखते हैं और चौथा पीछे की तरफ है, ठीक है। दिस इज मोर कॉमन इन मोनोकॉट एंड दिस इज मोर कॉमन इन डाइकॉट्स, ठीक है। अच्छा सुनो, ये कैसे बनते हैं, जो तो होता है ना आइसोबाइलेटरल टेट्राड, पहले वाला जो मोनोकॉट में बनता है, ये ऐसे बनता है, मियोसिस स्टार्ट हो गई, फर्स्ट स्टेप ऑफ मियोसिस हुआ, वॉल बन गई, फिर अगला स्टेप ऑफ मियोसिस हुआ, फिर से वॉल बन गई, तो यहाँ तो वॉल साथ साथ बनती रहती है। मियोसिस 1 में भी वॉल बनी है, देखो, मियोसिस 2 में भी वॉल बनी है, सो पेंडिंग कुछ नहीं छोड़ते, ये साथ साथ काम करते हैं। मियोसिस 1 में भी देखो, जब न्यूक्लियस डिवाइड करा साथ में वॉल बन गई, फिर आगे जब न्यूक्लियस डिवाइड करा फिर से वॉल बन गई, सो शक्ल तो इसी की जैसी लग रही है। तो यहाँ पे ना सक्सेसिव वॉल फॉर्मेशन है, कोई पेंडिंग काम नहीं छोड़ते, साथ साथ में ही करते जाते हैं, सो देयर इज सक्सेसिव वॉल फॉर्मेशन, काम को लटकाते नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस देखो, फिर से देखो, मियोसिस 1 हुआ, ठीक है, 2 न्यूक्लियाई बने, ये बन गए, वॉल नहीं बनी, फिर मियोसिस 2 हुआ, 4 न्यूक्लियाई बन गए, अब जाके वॉल बनेगी। अब बेटे अब जाके इकट्ठे काम करोगे, लटका लटका के काम करोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, बस फिर यही गड़बड़ होती है, 3 न्यूक्लियाई आगे की तरफ और 1 न्यूक्लियाई पीछे की तरफ ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी कि अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रल। इसको कहते हैं साइमल्टेनियस वॉल फॉर्मेशन है ये, ठीक है ना, इकट्ठी वॉल बनती है, सारा काम इकट्ठा करते हैं, सारा काम इकट्ठा करेंगे तो ऑफ कोर्स अजीबोगरीब सा काम होगा, आगे पीछे स्ट्रक्चर जाएगी। सो ये है, समझ गए हो बेटे बात को, सो बना लो पहले, फिर एक बार रिपीट करते हैं। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, क्योंकि आपकी बुकलेट के अंदर मेंशन थे, हालांकि नई वाली में हमने ये काट दी है चीजें, ठीक है, 2-3 पॉइंट्स हमने काटे हैं, बट क्योंकि आपके पास हैं तो फिर करा ही देते। ठीक है बच्चे,
चलो मैं खत्म कर रही हूँ, सारे जने ध्यान से दोबारा देख लो कि जब पहली डिवीजन में भी वॉल बने, दूसरी डिवीजन में भी वॉल बने, यानी साथ साथ वॉल बनती जाए तो आइसोबाइलेटरल बनता है। और अगर पहली डिवीजन में वॉल नहीं बनी, दूसरी के बाद जाके इकट्ठी वॉल बनी, तो फिर आगे पीछे हो जाएगा, फिर टेट्राहेड्रल बनेगा। सो आइसोबाइलेटरल इज द रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव वॉल फॉर्मेशन, while the tetrahedral is the result of simultaneous wall formation। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, जिसमें आप पॉलन का जर्मिनेशन स्लाइड पे ऑब्जर्व कर सकते हो। आप पॉलन का जर्मिनेशन स्लाइड पे भी देख सकते हो। आपने 10% शुगर का सोल्यूशन ले लेना है, उसके ऊपर पॉलन डाल देना है। पॉलन आप पी, चिकपी, विंका, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, ऐसे कुछ पौधे हैं जिससे आप पॉलन ले सकते हो। इस शुगर के सोल्यूशन के ऊपर पॉलन को डाल दो, कवर स्लिप वगैरह रखो, थोड़ी देर वेट करो, 15 से 30 मिनट, आप देखोगे ये जर्मिनेट करने लग जाएगा। सो ये जो हमने कहानी पढ़ी है, ये कोई हाइपोथेटिकल नहीं है, वाकई पॉलन ऐसे जर्मिनेट करता है और ये लेबोरेटरी में आप देख सकते हो शुगर प्रोवाइड करके। ठीक है जी, ये हैंगिंग ड्रॉप मेथड्स होते हैं पॉलन जर्मिनेशन का, और ये आपकी बुकलेट में दिया हुआ है। सो मैं सम अप कर रही हूँ, 10% के करीब शुगर सोल्यूशन लेना है, उसमें पॉलन रखना है, पॉलन पी, चिकपी, विंका, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, किसी का भी ले लो इनमें से, और फिर 15 से 30 मिनट वेट करो, वो जर्मिनेट करेगा और पॉलन ट्यूब आपको दिखाई देगी। अच्छा जी, जर्मिनल फरो में आपको पता है एक्साइन एब्सेंट होती है। हमने क्या पढ़ा, पोर या फरो में एक्साइन एब्सेंट होती है। याद रखना, कभी कभी, बड़ा रेयरली पतली सी हो भी सकती है, इतनी पतली कि आराम से तोड़ी जा सकेगी। ठीक है ना, तो एक्साइन वैसे तो एब्सेंट होती है उस जगह पे, पर थिन भी हो सकती है। और ये एनसीईआरटी की डायग्राम है, देखो भला समझ आती है ना, एनसीईआरटी की डायग्राम है। अब तो कितनी बार मैंने करा दिया, सो बस मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ये फोटोग्राफ दी हुई है, सो आपको ये देखनी है। ये मदर सेल है, आजू बाजू न्यूसेलस है। अब मियोसिस 1 होगा, डायाड बनेगा, समझ रहे हो? ये अभी करवाया मैंने आपको कि जब मियोसिस 1 होती है, ये देखो जरा, जब मियोसिस 1 होती है तो डायाड बनता है, और जब मियोसिस 2 होती है तो टेट्राड बनता है ना? ये वही है। फीमेल में देखो, ये डायड बना हुआ है पहले, फिर ये टेट्राड बना हुआ है, मेगास्पोर का टेट्राड बना हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्व करो, एनसीईआरटी की डायग्राम है, और ये कॉन्सेप्ट अब आपने बहुत बार पढ़ लिया। बस मैं दिखाना चाहती थी कि बाय चांस उसकी फोटो एज सच डायग्राम आ जाए नीट में, तो आप रिलेट कर सको कि कौन है ये। अगर बाहर न्यूसेलस है तो पक्का फिर ये मेगास्पोर मदर सेल है। फर्स्ट डिवीजन से डायड बनेगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन, मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप में डायड बनेगा और मियोसिस 2 में टेट्राड बन जाएगा, मेगास्पोर का टेट्राड। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें से जिंदा कौन सा रहेगा, तो अगर यहाँ माइक्रोपाइल दिखाया है, यहाँ चलाजा दिखाया है, तो आपको पता है ना जिंदा कौन रहेगा, चलाजल एंड वाला जिंदा रहेगा। ठीक है जी, चलो एक और चीज, साइप्रस के केस में मुझे बताओ, अब आप क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। साइप्रस के केस में 100 दाने बनाने हैं, करके दिखाओ। साइप्रस का केस है या फैमिली साइप्रेसी का केस है। How many meiotic divisions are required? How many meiotic divisions are required to produce 100 seeds? हाँ गोरीश बोलो। मैम 200। 200, ओके। और किसी का कोई आंसर? मैम 200। मैम 200। बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मुझे बताओ ये फॉर्मूला लगेगा? हम तो वैसे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना, 5/4 इंटू नंबर ऑफ सीड, पर ये नहीं लगा पाएंगे, समझ गया ना? ये साइप्रस का केस है, ये एक्सेप्शनल केस है, यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। यहाँ 100 ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो 125 आंसर आ जाएगा, तो साइप्रस में तो 125 से काम नहीं चलना, तो यहाँ हमेशा कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला नहीं। देखो लगाते हैं, 100 सीड चाहिए, इसका मतलब 100 मेगास्पोर चाहिए, 100 माइक्रोस्पोर चाहिए। वो कॉन्सेप्ट याद करो जो मैं इसीलिए कॉन्सेप्ट सिखाया था। 100 माइक्रोस्पोर चाहिए, 100 मेगास्पोर चाहिए, फॉर्मूला नहीं लगना, कॉन्सेप्ट लगना है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ 100 डिवीजन चाहिए। अब मुझे बताओ, क्या मेल पार्ट में 25 डिवीजन से काम चल जाएगा? साइप्रस में तो हमने पढ़ा है कि माइक्रो में से भी एक ही जिंदा रहता है, इसका मतलब यहाँ भी 100 डिवीजन चाहिए। सो यहाँ टोटल 100 + 100, तो ये नहीं लगेगा, यहाँ पे आंसर कॉन्सेप्ट से लगाना पड़ेगा। सो आंसर इज 200।
ठीक है, 100 मेल पार्ट में 100 ही फीमेल पार्ट में, क्योंकि यहाँ मेल का बिहेवियर भी फीमेल जैसा होता है। नोट कर लिया सबने? अच्छा, एक लास्ट पोर्शन आपका, ये टर्म ना घबराना नहीं है, ये अभी टर्म आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी, इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। ये टर्म जेनेटिक्स की टर्म है, पर मुझे पता चला था ये बुकलेट में एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इसलिए मैंने समझाई है, आपको भी समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। बाकी ये अभी का पार्ट नहीं है, जेनेटिक्स में आएगा। गिव मी वन। हाँ जी बच्चे, ध्यान से देखो, टैपिटम का सेल पॉलीप्लॉइड होता है। पॉलीप्लॉइड का मतलब इसमें खूब सारे क्रोमोसोम होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। देखो, टैपिटम का सेल भी बहुत बड़ा होता है, टैपिटम का न्यूक्लियस भी बहुत बड़ा होता है ना। बड़े न्यूक्लियस में बोलते हैं कि पॉलीप्लॉइडी है या एंडोपॉलीप्लॉइडी है, दोनों का सेम ही मतलब होता है। इसमें खूब सारे क्रोमोसोम हैं। अब सोचने वाली बात है कि इसमें इतने सारे क्रोमोसोम कैसे आ गए। क्रोमोसोम डबल तो हो जाते हैं, पर वो सेपरेट नहीं हो पाते। जैसे आप पढ़ते हो ना सेल डिवीजन में कि क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, फिर आधा एक पोल पे चल पड़ता है, आधा एक पोल पे चल पड़ता है। बस ये नहीं होगा, सेपरेशन नहीं होगा। डबलिंग हो गई है, सेपरेशन हुई ही नहीं, ठीक है। डबलिंग हो जाना, सेपरेशन का ना होना, इसको एंडोमाइटोसिस कहते हैं। नतीजा, डबलिंग हुई, सेपरेशन हुई नहीं, तो सारा कुछ एक ही न्यूक्लियस में ट्रैप हो जाएगा, वो एंडोपॉलीप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाएगा। सो इसमें सिर्फ एक लाइन आपने सीखनी है कि एंडोमाइटोसिस की वजह से खूब सारे क्रोमोसोम बन जाते हैं। एंडोमाइटोसिस क्या होती है कि जब डबलिंग हो जाए, सेपरेशन ना हो पाए। सो जब डबलिंग हो गई, सेपरेशन नहीं हो पाई, तो नतीजा बहुत सारे क्रोमोसोम बन जाएंगे, और ये टैपिटम में देखने को मिलेगा। और कोई आपका डाउट है तो बता सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। वेट, कुछ स्लाइड रहेगी आपको दिखाने वाली, तो बस कैल्शियम बोरॉन इनोसिटोल का कॉम्प्लेक्स चाहिए। ये आपको पता है एनाट्रोपस ओव्यूल है, अपसाइड डाउन करके दिखाया हुआ। और कोई डाउट जल्दी से? हम से पेयर्स वाले क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा दो। मैम आरपीएस बोलो। मैम उसमें मैम एक स्टेटमेंट थी, मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। हाँ जी बिल्कुल। एक्सेप्शन भी होगी क्योंकि मोस्ट लिखा है। ये बेटे उसका क्वेश्चन है, ये अगले टेस्ट का क्वेश्चन है। एक्सेप्शन तो हमेशा ही होती हैं, इसलिए मोस्ट लिखना पड़ता है। वैसे ही अगले टेस्ट का है, जाइगोट की डेवलपमेंट अभी हमने करी नहीं, पर ये अगले टेस्ट का है। पर मैं बता दूं, मोस्ट इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक्सेप्शन ऑलवेज देयर। कभी कुछ 100% था ही नहीं। आप देखो, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक 80% है, एनाट्रोपस ओव्यूल 82% है। तो ऐसे एम्ब्रियो में भी एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। वो केसेस क्या है, वो जब आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ोगे तब पता चलेगा। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, और कुछ? ठीक है बच्चे, फिर चलो जी, फिर खत्म करते हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फर्स्ट टेस्ट, ठीक है।